एक बार की बात है, परी देश में कोमल नाम की एक रानी परी रहती थी। कोमल परी बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की थी। यहाँ तक कि वो कभी किसी से ऊंची आवाज में भी बात नहीं करती थी और हमेशा सभी परियों का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन पड़ोसी राज्य की रानी विमला परी वहां आ जाती है और कोमल परी को अपने साथ लड़ाई करने के लिए ललकारने लगती है। सुन कोमल, मैं तेरे साथ लड़ने आई हूँ। मेरे शर्त है, अगर तूने मुझे लड़ाई में हरा दिया तो मैं अपने राज्य का आधा खजाना तुझे दे दूंगी, लेकिन अगर कहीं तू हार गई तो मैं तेरे महल का आधा खजाना उठाकर अपने साथ ले जाऊंगी। विमला परी की बात सुनकर कोमल परी की दरबारी परियों को बहुत गुस्सा आता है। रानी जी, ये पड़ोसी राज्य की बदतमीज रानी परी आपको लड़ने के लिए ललकार रही है। आप खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? तलवार उठाकर इसे सबक सिखाओ। फिर मजबूरी में कोमल परी तलवार उठाकर विमला परी के सामने खड़ी हो जाती है। विमला परी अपने शेर पर सवार होकर दोनों हाथों में तलवार पकड़ लेती है। तभी विमला परी का शेर जोरदार दहाड़ मारने लगता है। ये देख कोमल परी घबरा जाती है और तलवार छोड़कर घुटने पर बैठ जाती है। अरे ये क्या, मैं तो सोच रही थी तू मेरा मुकाबला करेगी, लेकिन तू तो एक नंबर की डरपोक निकली। लड़ने से पहले ही तूने हथियार डाल दी। अब मैं तेरी महल का आधा खजाना अपने साथ ले जाऊंगी। उसके बाद विमला परी महल से आधा खजाना उठाकर अपने राज्य लौट जाती है। इस बात से सभी परियां बहुत नाराज होती हैं और कोमल परी को भला बुरा कहने लगती हैं। अरे, हमारी रानी ने तो हमारी नाक कटवा दी। इसके जैसी डरपोक रानी परी मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मुझे तो इसे अपनी रानी कहने में भी शर्म आ रही है। इस डरपोक रानी परी को परी देश में रहने का कोई हक नहीं है। चलो इसका मुंह काला करके इसे परी देश से बाहर भगा देते हैं। उसके बाद सभी परियां मिलकर रानी परी के चेहरे को काला कर देती हैं और उसे छोटे से घसीटते हुए परी देश से बाहर भगा देती हैं। अपनी बेइज्जती पर कोमल परी को बहुत दुख होता है और वो रोती हुई पास के जंगल में चली जाती है। फिर कोमल परी एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी वहां सुरभि नाम की एक लड़की आ जाती है और वो एक कराटे चैंपियन थी। अरे, तुम कौन हो और इस तरह दुखी होकर क्यों रो रही हो? किसी ने तुम्हें मारा है क्या? मुझे बताओ, मैं उसके दांत तोड़ दूंगी। फिर रानी परी सुरभि को अपने बारे में सब कुछ बता देती है। अरे, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कराटे सिखाकर तुम्हें एक बहादुर परी बना दूंगी। उसके बाद तुम किसी से नहीं डरोगी। ये सुनकर कोमल परी खुश हो जाती है। फिर सुरभि परी कोमल परी को अपने घर ले जाती है और अगले दिन से उसे कराटे सिखाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ सुरभि रोज कोमल परी को जंगल के जंगली जानवरों से लड़वाकर उसके दिल का सारा डर खत्म कर देती है। फिर महीनों की कड़ी मेहनत के बाद कोमल परी पूरी तरह कराटे के दांव पेच सीख जाती है। अब तुम पूरी तरह तैयार हो चुकी हो। चलो उस विमला रानी को सबक सिखाते हैं। फिर वो दोनों विमला रानी के महल में पहुंच जाती हैं। उसके बाद कोमल परी विमला परी को अपने साथ लड़ने के लिए ललकारने लगती है। विमला परी फिर से कोमल परी के साथ लड़ने के लिए आ जाती है, लेकिन इस बार कोमल परी विमला परी को हरा देती है। अरे, अचानक ये कोमल इतनी बहादुर कैसे हो गई? इसने तो मुझे पल भर में धूल चटा दी। अब मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगी।
इस तरह विमला परी अपनी हार मान लेती है और कोमल परी के खजाने के साथ साथ उसे अपने राज्य का आधा खजाना भी दे देती है। उसके बाद वो सारा खजाना लेकर कोमल परी सुरभि परी के साथ बड़ी शान से अपने परिदेश चली जाती है। कोमल परी का नया रूप देख सभी परियां आश्चर्य से उसे देखने लगती हैं। फिर कोमल परी सारा खजाना परियों के सामने रख देती है। ये देख सभी परियां बहुत खुश होती हैं और कोमल परी की जय जयकार करने लगती हैं। उसके बाद कोमल परी सुरभि परी को अपनी मंत्री बना देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और कोमल रानी परी फिर से हंसी खुशी अपने महल में रहने लगती है। एक बार की बात है, जंगल के किसी तालाब के नीचे एक जल परी अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। जलपरी के पास तरह तरह के सुंदर हीरे और मोती थे। दूसरी तरफ जलपरी की 5 बेटियां बहुत ही शरारती थी। जब भी उनकी माँ घर पर नहीं होती तो वो 5 जादुई मोतियों का हार पहनकर अपने आप को इंसानी लड़कियों में बदलकर शहर में घूमने जाया करती थी। हमें तो पता ही नहीं था कि इंसानों की जिंदगी इतनी मज़ेदार होती है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी माँ हमें हर वक्त इंसानों के बीच जाने से मना करती है। हमारी माँ बूढ़ी हो गई है, उसकी अक्ल पर जंग लग गया है, इसीलिए वो हमेशा बहकी बहकी बातें करती है। अगर हम अपनी माँ की बातें सुनेंगे तो हमारी जिंदगी भी उसी की तरह बेरंग हो जाएगी। वो देखो सामने क्लब है, चलो वहां जाकर डांस करते हैं। फिर वो 5 बहनें क्लब में जाकर वहां डांस करने लगती हैं। उस क्लब में मौजूद दूसरी लड़कियों को शराब पीते देख वो 5 बहनें भी शराब पीने लगती हैं। अरे वाह, यहाँ का माहौल तो बहुत ही खुशनुमा है, सच में ये किसी जन्नत से कम नहीं। उस दिन के बाद से वो 5 बहनें हमेशा क्लब में जाना शुरू कर देती हैं। फिर एक दिन उनकी मुलाकात 5 लड़कों से होती है। जलपरी बहनें उन लड़कों से आकर्षित होकर उनसे दोस्ती कर लेती हैं। फिर 5 बहनें उन लड़कों के साथ मिलकर अलग अलग क्लब में जाकर पार्टियां करने लगती हैं। फिर एक दिन वो 5 लड़के बहुत अच्छे हैं, मैं तो सोच रही हूँ हमें उनसे शादी कर लेनी चाहिए, उसके बाद हम इंसानों की तरह अपनी जिंदगी जिएंगे। हाँ, तूने सही कहा, हमें उस तालाब की बोरिंग जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा और हमें अपनी माँ की किटकिट भी नहीं सुननी पड़ेगी। हाँ, तू ठीक कहती है, लेकिन हमें पहले उन लड़कों को अपनी असलियत बता देनी होगी, वरना शादी के बाद अगर उन्हें हमारी असलियत पता चल गई तो वो हमें धोखेबाज समझेंगे और हमसे नफरत करेंगे। फिर अगले दिन 5 बहनें उन लड़कों को अपने साथ तालाब में बने अपने घर में ले जाती हैं और अपनी जलपरी रूप में आकर उन्हें अपनी असलियत बता देती हैं। लेकिन उन जलपरी बहनों की सोच गलत थी। उनके घर पर ढेर सारे हीरे मोती देख उन 5 लड़कों की नीयत खराब हो जाती है। फिर अगले ही दिन वो 5 लड़के एक बड़े जादूगर को लेकर उन जलपरी बहनों के घर में पहुंच जाते हैं। जादूगर अपनी शक्ति से इन 5 जलपरियों को रस्सियों से बांध देता है। अब इन 5 जलपरी बहनों को मैं अपने साथ ले जाऊंगा और हमेशा के लिए इन्हें अपना गुलाम बना लूंगा। तुझे इनके साथ जो करना है वो कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ दौलत चाहिए। उसके बाद 5 लड़के घर में रखे सारे हीरे और मोती एक बड़े बोरी में भर लेते हैं। अरे नहीं, हमारे साथ तो धोखा हो गया। हमारी माँ बिल्कुल सही कहती थी कि इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमने अपनी माँ की बात ना मानकर बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। काश इस वक्त हमारी माँ यहाँ होती। उसके बाद वो 5 बहनें अपनी गलती पर अफसोस करके रोने लगती हैं। अब रोने का कोई फायदा नहीं, चलो यहाँ से। जादूगर उन 5 को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहां जलपरी माँ आ जाती है।
अपनी बेटियों को मुसीबत में देख जलपरी माँ फौरन अपने गले का हार उतारकर उस पर जड़े हीरे जादूगर और उन 5 लड़कों के ऊपर फेंक देती है। हीरों की शक्तियों से उन सभी के शरीर का आकार बहुत छोटा हो जाता है। अरे ये क्या हो गया, हम तो बौने हो गए। जादूगर जल्दी कुछ कर वरना इन जलपरियों की माँ हमें नहीं छोड़ेगी। लेकिन तभी जलपरी माँ उन सभी को उठाकर कांच की बोतल में बंद कर देती है। माँ, हम 5 ने हमेशा तुम्हारी बातों का मजाक उड़ाया है, लेकिन आज हमें हमारा सबक मिल गया है। आज के बाद हम हमेशा तुम्हारी बात मानेंगी। कोई बात नहीं, तुम 5 को अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं इसमें ही खुश हूँ, इसीलिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। उस दिन के बाद से वो 5 बहनें हमेशा अपनी माँ की बात आए हुए राह पर चलना शुरू कर देती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है रानी परी की मुंह दिखाई की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं रानी परी की मुंह दिखाई की कहानी। एक बार की बात है, परी देश में नीलम नाम की परी रहती थी। अपनी माँ के देहांत के बाद अभी अभी नीलम परी परिदेश की रानी भी बनी थी। मुझे ये पुराना महल पसंद नहीं है, मैं अपने लिए एक नया महल बनवाना चाहती हूँ। नीलम परी ने पृथ्वी के कारीगरों का बहुत नाम सुन रखा था, इसीलिए वो पृथ्वी से विजय नाम के कारीगर को महल बनाने के लिए बुलाती है। सुनो, मैं खूबसूरत महल बनवाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे लिए मेरे मनपसंद महल बना सकते हो? हाँ रानी जी, बिल्कुल, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही महल तैयार करके दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम कल से ही महल बनाने का काम शुरू कर दो। उसके बाद रानी परी विजय को परिदेश के तालाब के किनारे वाली जगह महल बनाने के लिए दिखाती है। विजय उसी दिन महल बनाने का काम शुरू कर देता है। विजय बहुत ही मेहनती नौजवान था। वो पूरी लगन से महल बना रहा था। पर कुछ ही दिनों में विजय एक खूबसूरत महल बनकर तैयार कर देता है। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, ये महल बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। विजय के काम से रानी परी बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ धीरे धीरे रानी परी को विजय से लगाव हो जाता है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद रानी परी विजय से शादी करने का फैसला कर लेती है। उसके बाद रानी परी अपनी छोटी बहन को गद्दी पर बैठाकर विजय से शादी कर लेती है। विजय, कुछ महीने में तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहना चाहती हूँ, उसके बाद हम वापस अपने महल आ जाएंगे। विजय रानी परी की बात से सहमत हो जाता है। उसके बाद विजय रानी परी को पृथ्वी पर बने अपने घर ले जाता है। रानी परी की खूबसूरती देख विजय की माँ बहुत खुश होती है। अरे वाह, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे बहू के रूप में खूबसूरत परी मिली है। मैं आज ही गांव वालों को अपनी बहू की मुंह दिखाई के लिए बुला लेती हूँ। उसके बाद विजय की माँ गांव के सभी औरतों के सामने अपनी परी बहू के गुणगान गाने लगती है और उन्हें रानी परी की मुंह दिखाई के लिए अपने घर पर आमंत्रित कर देती है। फिर शाम को गांव की सभी औरतें रानी परी को देखने विजय के घर पहुंच जाती हैं। अरे वाह सुनीता, तेरी बहू तो बहुत खूबसूरत है, इसके चेहरे से नजर ही नहीं हटती। फिर एक एक कर सभी औरतें रानी परी की तारीफ करने लगती हैं, लेकिन तभी अचानक गांव में ढेर सारे लुटेरे आ जाते हैं। सुनो गांव वालों, हमें खबर मिली है कि तुम्हारे गांव में एक परी बहू बनकर आई है। जल्दी से हमें उसका पता बताओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। गांव वाले उन लुटेरों को विजय के घर का पता बता देते हैं। उसके बाद सभी लुटेरे सीधा विजय के घर पहुंच जाते हैं। और मैंने बिल्कुल सही सुना था, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इसके पास ढेर सारे कीमती गहने भी हैं। अब मैं इसे उठाकर अपने साथ ले जाऊंगा और इसके साथ शादी करूंगा।
ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरी पत्नी है, चलो सीधी तरह यहाँ से निकल जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। सुनो नीलम, तुम अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से इन लुटेरों को सबक सिखा दो। मुझे माफ करना, यहाँ आते समय मैं अपनी जादुई छड़ी गलती से महल में ही भूल आई। ये सुनकर लुटेरे जोर जोर से हंसने लगते हैं। और चल परी, अब मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर वो लुटेरा रानी परी का हाथ पकड़ लेता है। ये देख विजय को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे लड़ने लगता है, लेकिन वो सभी लुटेरे विजय की पिटाई करके उसे घायल कर देते हैं। दूसरी तरफ गांव का कोई भी आदमी उन लुटेरों से उलझने की हिम्मत नहीं करता। उसके बाद लुटेरे रानी परी को लेकर जंगल में चले जाते हैं। जंगल पहुंचते ही लुटेरे रानी परी के सारे गहने उससे छीन लेते हैं। अब मैं तुझसे शादी करके तुझे अपनी पत्नी बनाऊंगा। अभी भी मौका है, छोड़ दे मुझे, वरना तू बहुत पछताएगा। तेरे पास जादुई छड़ी नहीं है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तेरी भलाई इसी में है कि तू हमारे सरदार की बात मान ले। उसके बाद लुटेरे का सरदार जबरदस्ती रानी परी से शादी करने की तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन तभी अचानक वहां रानी परी की छोटी बहन आ जाती है। ये लो दीदी, मैं तुम्हारी जादुई छड़ी लेकर आ गई हूँ। अपनी जादुई छड़ी मिलते ही रानी परी उसकी शक्ति से सभी लुटेरों को रस्सियों से बांध देती है। अरे सत्यानाश हो, ये परी कहाँ से आ गई? इसने तो हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया। अब मैं तुम लोगों को ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी में दोबारा तुम कभी किसी को परेशान नहीं कर पाओगे। इतना कहकर रानी परी उन सभी लुटेरों को हवा में उड़ाकर दूर समंदर की गहरे पानी में फेंक देती है। उस समंदर में मौजूद खतरनाक मछलियां सभी लुटेरों को मार कर खा जाती है और उन सभी दुष्टों का अंत हो जाता है। उसके बाद रानी परी वापस विजय के घर पहुंच जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और रानी परी विजय के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों रानी परी की मुंह दिखाई की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अच्छे लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक ना एक दिन उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है अमीर माँ और गरीब माँ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अमीर माँ और गरीब माँ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में पंखुड़ी नाम की एक अमीर और घमंडी लड़की रहती थी। पंखुड़ी अपनी क्लास में पढ़ने वाली सभी लड़कियों में हमेशा महंगे महंगे तोहफे बांटा करती थी। उसी क्लास में सुमन नाम की एक गरीब लड़की भी रहती थी। पंखुड़ी की ये आदत सुमन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। दूसरी तरफ रोज कॉलेज खत्म होने के बाद पंखुड़ी अपनी क्लास की सभी लड़कियों को रेस्टोरेंट में ले जाकर उन्हें पिज्जा और बर्गर खिलाया करती थी। फिर एक दिन, चलो सुमन, आज तुम भी मेरे साथ रेस्टोरेंट में चलकर पिज्जा और बर्गर खाओ। पिज्जा और बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक पीने का मजा ही कुछ और है। नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे तुमसे पैसे कौन मांग रहा है? रेस्टोरेंट का सारा बिल तो मैं देने वाली हूँ, फिर तुम्हें किस बात की फिक्र है? चलो चलते हैं। नहीं पंखुड़ी, मुझे इतना महंगा खाना खाने की आदत नहीं है। मैं गरीब घर की लड़की हूँ। हम लोग रूखी सूखी खाकर अपना पेट भर लेते हैं। तुम्हारे साथ पिज्जा खाकर मुझे इसकी आदत लग जाएगी और मैं रोज रोज पिज्जा खरीद कर नहीं खा सकती, इसीलिए मैं बेकार के शौक नहीं पालना चाहती। तभी वहाँ खड़ी सोनाली नाम की एक लड़की कहती है, अरे पंखुड़ी, तू इसके पीछे अपना समय बर्बाद कर रही है।
ये ऐसे ही बेकार की बातें करके सबका दिमाग खराब करती है। इसे छोड़ो, हम सब चलते हैं वरना थोड़ी ही देर में रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। इस तरह पंखुड़ी और वो सभी लड़कियां सुमन को छोड़कर रेस्टोरेंट में चली जाती हैं। फिर शाम को सुमन घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बता देती है। बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया उस लड़की के साथ रेस्टोरेंट में नहीं गई। तुम्हारी क्लास में पढ़ने वाली सभी लड़कियां मतलबी और लालची हैं। तुम कभी उनकी संगत में मत पड़ना। हाँ माँ, मैं आपकी बताई हुई हर बात पर अमल करती हूँ। इस तरह सुमन हमेशा अपनी माँ की बताई हुई सीख पर चलती थी। फिर एक दिन पंखुड़ी अपनी कार में बैठकर कॉलेज जा रही थी। तभी वो देखती है कि उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़कियां बस स्टॉप के बाहर खड़ी बस का इंतजार कर रही हैं। अरे, तुम सब यहाँ क्यों खड़ी हो? हम कॉलेज जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे हैं। हम तो रोज इसी तरह कॉलेज जाते हैं। देखो, तुम मेरी सहेलियां हो। मेरे रहते तुम में से कोई भी बस में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। मैं आज से ही तुम सबको एक एक नया स्कूटर खरीद कर दूंगी। इतना कहकर पंखुड़ी अपने घर चली जाती है। माँ, मैंने अपनी सहेलियों से कहा है कि आज मैं उन सबको नया स्कूटर खरीद कर देने वाली हूँ, इसीलिए तुम मुझे जल्दी से पैसे दो। बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तेरी सहेलियों के बीच तेरी धाक जमेगी और वो जिंदगी भर तेरे सामने झुकी रहेंगी। ठहर जा, मैं अभी तुझे पैसे देती हूँ। इतना कहकर पंखुड़ी की माँ पंखुड़ी को ढेर सारे पैसे दे देती है। पंखुड़ी उन सारे पैसों से अपनी सहेलियों को एक एक स्कूटर खरीद कर दे देती है। जब ये बात सुमन को पता चलती है तो वो पंखुड़ी को समझाने उसके पास पहुंच जाती है। देखो पंखुड़ी, इस तरह लोगों में पैसे बर्बाद करना ठीक नहीं है। तुम्हें पैसे बचत कर रखना होगा, बुरे वक्त में काम आएंगे। सुमन की ये बात सुनकर पंखुड़ी तलमला जाती है। अरे, मुझे पैसे बचाकर रखने की क्या जरूरत है? मेरे पिताजी बहुत अमीर हैं। मेरा बुरा वक्त कभी नहीं आने वाला और दोबारा मुझे सलाह देने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह सुमन को खरी खोटी सुनाकर पंखुड़ी वहां से चली जाती है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ही अचानक पंखुड़ी के पिताजी के कारखाने में आग लग जाती है और उनका सब कुछ जलकर बर्बाद हो जाता है। हमारे कारखाने में आग लगने की वजह से हम लोग पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। अब हमारे घर में रखे सभी गहनों के साथ साथ हमें यह घर भी बेचना पड़ेगा। ये सुनकर पंखुड़ी और उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं। इस तरह उनका सब कुछ बिक जाता है और वो लोग छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। दूसरी तरफ पंखुड़ी की सभी सहेलियां उसे देखते ही अपना रास्ता बदल लेती थी। इस तरह पंखुड़ी की कोई भी सहेली बुरे वक्त में उसका साथ नहीं देती। ये सब देख पंखुड़ी को अपने पुराने दिन याद आते हैं और वो अपनी बेवकूफी पर बहुत पछताती है। तो आपने देखा दोस्तों, अमीर माँ और गरीब माँ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा पैसों की कदर करनी चाहिए और 1 रुपए भी खर्च करते समय अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ बर्बाद होने के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं होता। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। इस तरह अनीता को ढेर सारे सोने के सिक्के देकर लिपस्टिक वहां से गायब हो जाती है। इस दिन के बाद से अनीता की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो अमीर बनकर हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। एक बार की बात है, किसी शहर में रोशनी नाम की एक गरीब अनाथ लड़की रहती थी। रोशनी फूल बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन रोशनी सड़क पर फूल बेच रही थी कि तभी अचानक एक कार का ब्रेक फेल हो जाता है और वो सीधे रोशनी को टक्कर मारकर आगे निकल जाती है।
जिस वजह से रोशनी का एक पैर टूट जाता है और वो अपाहिज हो जाती है। रोशनी को फूल लेने के लिए दूर जंगल के किनारे बगीचे में जाना पड़ता था, लेकिन अपाहिज होने की वजह से वो उतनी दूर नहीं जा सकती थी। इसीलिए मजबूर होकर वो लोगों के यहाँ काम मांगने जाती है, लेकिन सभी लोग उसे धिक्कार कर भगा देते हैं। लोगों के इस बर्ताव से रोशनी को बहुत दुख होता है। फिर भूख बर्दाश्त ना होने के कारण वो सड़कों पर लोगों से भीख मांगना शुरू कर देती है। कुछ लोग उस पर तरस खाकर उसे भीख दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे भिखारन कहकर डांटकर भगा देते थे। इस तरह रोशनी की जिंदगी दुखों से भरी थी। फिर एक रात रोशनी फुटपाथ पर सो रही थी कि तभी अचानक वहां दो आदमी आ जाते हैं। वो दोनों इंसानों की आंखें और किडनी निकालकर बेचने का काम करते थे। चलो इसे पकड़कर अपने साथ ले चलते हैं, कल इसकी दोनों आंखें और किडनी निकालकर बेच देंगे, उसके बदले हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। फिर वो दोनों रोशनी को उठाकर वहां से ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी रोशनी नींद से जाग जाती है। अरे तुम दोनों कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? रोशनी की बात सुनते ही दूसरा आदमी बड़ा सा चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर लगा देता है। और देख लड़की, अगर अपनी जान की सलामती चाहती है तो चुपचाप हमारे साथ चल। अगर तूने जरा सी भी होशियारी की और शोर मचाया तो मैं अपनी चाकू से तेरा गला काट दूंगा। हाँ हाँ, सीधी तरह हमारे साथ चल, तेरे लिए यही बेहतर होगा। कल तेरी दोनों आंखें और किडनी निकालने के बाद हम तुझे वापस इस फुटपाथ पर छोड़ देंगे। जालिमो, अगर तुम मेरी दोनों आंखें और दोनों किडनी निकाल लोगे तब तो मैं मर जाऊंगी। हे भगवान, ये मैं कैसी मुसीबत में फंस गई। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। तभी उनमें से एक आदमी रोशनी के मुंह पर रुमाल बांध देता है और उसे चुप करा देता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही एक परी दोनों का रास्ता रोक लेती है। अरे इतनी रात को अचानक सड़क पर ये परी कहाँ से आ गई? मैं इसी तरह रात को पृथ्वी के सड़कों पर निकलती हूँ ताकि तुम जैसे बदमाश लोगों को सबक सिखाकर मासूम को बचा सकूं। इतना कहकर वो परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से उन दोनों को रस्सियों से बांध देती है। अरे ये परी तो बहुत ही शक्तिशाली है, अब हम क्या करेंगे? चिंता मत करो, मैं अभी तुम दोनों को तुम्हारी सही जगह पहुंचा देती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी को हवा में घुमाती है और अगले ही पल वो दोनों आदमी हवा में उड़ते हुए दूर एक वीरान टापू में पहुंच जाते हैं। तुम चिंता मत करो लड़की, अब वो दोनों यहाँ कभी नहीं आएंगे। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। मैं गरीब अनाथ लड़की हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा मुसीबत में फंस जाती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम जैसी बेसहारा लड़कियों की मदद करने के लिए ही पृथ्वी पर आती हूँ। इतना कहकर वो परी अपनी जादुई छड़ी से वहाँ एक चमकदार सोने की ड्रेस प्रकट कर देती है और उसे रोशनी को पहना देती है। फिर अगले ही पल रोशनी का कटा हुआ पैर पूरी तरह ठीक हो जाता है और रोशनी फिर से चलने फिरने के काबिल हो जाती है। ये जादुई सोने की ड्रेस है, इसकी मदद से तुम बड़ी से बड़ी बदमाशों को सबक सिखा सकती हो और साथ ही ये सोने का ड्रेस तुम्हें रोज 4 सोने के सिक्के देगा। तुम इस ड्रेस का इस्तेमाल सही तरीके से करना। इतना कहकर परी वहां से गायब हो जाती है। इस तरह उस सोने की ड्रेस से रोशनी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। फिर अगले दिन से जब भी रोशनी को कोई गुंडा बदमाश किसी मासूम को परेशान करते हुए दिखाई देता तो रोशनी उसकी खूब पिटाई करके उसे सबक सिखा देती। धीरे धीरे रोशनी के डर से सभी गुंडे बदमाश शहर छोड़कर भाग जाते हैं। इस तरह रोशनी उस शहर की बुराई का अंत कर देती है। दूसरी तरफ रोशनी जादुई ड्रेस से मिलने वाले सोने के सिक्कों से गरीबों की भी मदद किया करती थी। इस तरह रोशनी सबका भला करते हुए हंसी खुशी रहने लगती है।
तो आपने देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा बिना किसी स्वार्थ और लालच के दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाले लोगों को एक ना एक दिन उनके अच्छे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।